नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। सीटेट की परीक्षा 14-15 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली है और इसी को आधार बना करके हम पुराने पेपरों के आधार से प्रश्न आप सभी के सामने लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत हमने सुबह एक हिंदी भाषा के टेस्ट को आपके सामने रखा था। शाम को पुनः 2018 के ही हिंदी भाषा के टेस्ट को आप सभी के सामने रख रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे 30 प्रश्नों का संग्रह। 121 नंबर का प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे, बोलिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे ऑप्शन 1 सुंदर अक्षरों में लिख सकें, ऑप्शन 2 छोटी कहानी लिख सकें, ऑप्शन 3 विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, या ऑप्शन 4 मानक वर्तनी में लिख सकें। बोलिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल किस सीमा तक होना चाहिए कि वे सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, या फिर मानक वर्तनी में लिख सकें। तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल किस स्तर तक होना चाहिए कि वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। 122 नंबर का प्रश्न, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, कही या लिखी गई बात को शब्दतः कह सकें और लिख सकें। बोलिए, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए कि कही या लिखी गई बात को वे आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। ये हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि आज गला मेरा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करके चलें। तो कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। 123 नंबर का प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। बोलिए, यदि प्राथमिक स्तर की कक्षाओं पर या प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए आप हिंदी भाषा का शिक्षण करा रहे हैं तो आप किस बिंदु पर सबसे ज्यादा बल देंगे। ऑप्शन 1 हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियां, ऑप्शन 2 हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, ऑप्शन 3 हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, या ऑप्शन 4 हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। बोलिए, किस बिंदु पर आप सर्वाधिक बल देंगे। तो हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता पर हम सबसे ज्यादा बल देंगे, क्योंकि ये वाक्य संरचनाएं, मुहावरे और लोकोक्तियां और मानक वर्तनियां ये प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों से काफी ऊपर होती है। इस कारण से हिंदी भाषा के सौंदर्य और आंचलिकता पर ही सबसे ज्यादा बल देना सही होगा। 124 नंबर का प्रश्न आपके सामने, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप कौन सी विधा को सबसे ज्यादा महत्व देंगे। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे ज्यादा महत्व देंगे। ऑप्शन 1 कहानी, ऑप्शन 2 नाटक, ऑप्शन 3 डायरी, या ऑप्शन 4 निबंध। बोलिए, किसको आप सबसे ज्यादा महत्व देंगे, कहानी, नाटक, निबंध, या फिर डायरी। बोलिए, तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा कहानी, क्योंकि डायरी, नाटक, निबंध ये पहली कक्षा का विद्यार्थी क्या समझेगा, तो इसीलिए उनको कहानी देकर के उसको विभिन्न चित्र वगैरह के माध्यम से कहानी बताई जाएंगी
ताकि वो विषय को थोड़ा बहुत समझ सके। चलिए 125 नंबर का प्रश्न, पढ़ने का प्रारंभ किससे हो? खाली स्थान से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो पढ़ने का प्रारंभ किससे हो? ऑप्शन 1 अक्षर, शब्द, वाक्य या फिर अर्थ। बोलिए, पढ़ने का प्रारंभ किससे हो? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अर्थ से। पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। चलिए 126 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। किसमें? भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? ऑप्शन 1 यह एक सहज प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। या ऑप्शन 4 बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। बोलिए, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछ रहे हैं तो ऑप्शन 4 बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। यह भाषा अर्जित करने के संबंध में सही नियम नहीं है, यह सही कथन नहीं है। चलिए 127 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखना सीखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? ऑप्शन 1 अक्षर ज्ञान, ऑप्शन 2 शब्द ज्ञान, ऑप्शन 3 वाक्य संरचना या ऑप्शन 4 अर्थ की अभिव्यक्ति। बोलिए, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो भैया जब भी हम लिखना सीखते हैं तो केवल लिखने के लिए ही नहीं सीखते, अर्थ की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। बिना अर्थ की अभिव्यक्ति के लिखना सीखना तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो अर्थ की अभिव्यक्ति लिखना सीखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? अर्थ की अभिव्यक्ति। चलिए 128 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश या खाली स्थान परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। किसने? वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का खाली स्थान परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। ऑप्शन 1 व्यवहारवादी, ऑप्शन 2 समाज सांस्कृतिक, ऑप्शन 3 व्यवहार सांस्कृतिक या ऑप्शन 4 संज्ञानवादी। बोलिए, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का खाली स्थान परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। बोलिए, तो वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का समाज सांस्कृतिक का परिप्रेक्ष्य विकसित किया। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। चलिए 129 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? क्या? बहुभाषिक कक्षाओं में, जिसमें बहुत सी भाषाओं की कक्षाएं लगती हो, ऐसी कक्षाओं में बच्चों के घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सबसे ज्यादा प्रभावी होगा? ऑप्शन 1 हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहने देना, ऑप्शन 2 हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, ऑप्शन 3 हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, या ऑप्शन 4 अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनाओ। बोलिए, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनाओ। बोलिए, तो एक ऐसी कक्षा जिसमें बहुत सी भाषाओं के बच्चे बैठते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आप कौन सी गतिविधि को सबसे ज्यादा प्रभावकारी मानेंगे? बोलिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनाओ, है ना। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जब बहुत सारी भाषा के बच्चे हैं
तो हिंदी भाषा के शब्दों को वो कैसे कहें, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कैसे लिखें, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कैसे कहेंगे वो। तो अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनाओ, यह कार्य सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए 130 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सबसे ज्यादा उपयोगी है? प्रश्न क्या है? कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? बोलिए। ऑप्शन 1, झूरी के कितने बैल थे? ऑप्शन 2, झूरी के बैलों के नाम बताइए। ऑप्शन 3, गया कैसा व्यक्ति था? या ऑप्शन 4, हीरा समझदार था या मोती क्यों? बोलिए। तो कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सबसे ज्यादा उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही होगा कि हीरा समझदार था या मोती क्यों। क्योंकि देखिए बाकी सब में तो झूरी के कितने बैल थे या झूरी के बैलों के नाम बताइए, गया किस प्रकार का व्यक्ति था, तो इसमें कुछ ज्यादा विशेष नहीं दिखाई दिया। लेकिन हीरा समझदार था या मोती, ये जो प्रश्न उसके सामने रखा गया है, इसमें वह दो में कंपैरिजन करेगा, पूरा दृष्टिकोण देखेगा, तब हीरा समझदार था या मोती क्यों, उसका कारण वो उपस्थित करेगा। चलिए 131 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसमें? हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है क्या है? ऑप्शन 1, बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना। ऑप्शन 2, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना। ऑप्शन 3, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। या ऑप्शन 4, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। बोलिए, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के व्याकरण के ज्ञान को जानना, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। या ऑप्शन 4, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। तो आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। किसमें? प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। चलिए 132 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तीसरी कक्षा का एक विद्यार्थी है जिसका नाम मोहित है। तो तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? बोलिए। ऑप्शन 1, उसे पढ़ना नहीं आता। ऑप्शन 2, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। ऑप्शन 3, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। या ऑप्शन 4, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। बोलिए। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों को दोहराता है, बार बार उनकी आवृत्ति करता है। तो आप उसके पठन के बारे में आपकी क्या राय है? ऑप्शन 1, उसे पढ़ना नहीं आता। ऑप्शन 2, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। ऑप्शन 3, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। या ऑप्शन 4, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई आती है। बोलिए। तो ऐसा ही प्रश्न हमें सुबह के भी हमारे प्रैक्टिस सेट में देखने को मिला था। तो उसमें क्या था? ऑप्शन 3, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। और वहां क्या था कि वह समझ समझ करके पढ़ने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही हो जाएगा कि वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। 133 नंबर का प्रश्न, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या पूछा? सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? किसमें? भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन 1, भाषा की पाठ्यपुस्तक। ऑप्शन 2, भाषा का आकलन। ऑप्शन 3, भाषा शिक्षण की पद्धति। या ऑप्शन 4, भाषा का परिवेश। बोलिए।
भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए, भाषा का आकलन बिल्कुल चाहिए। क्योंकि इसके बिना हम कैसे समझेंगे उसे भाषा आई या नहीं आई। भाषा शिक्षण की पद्धतियां होनी चाहिए, भाषा का परिवेश भी होना चाहिए। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक। इसके बिना भी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। तो आपका ऑप्शन एक एकदम सही हो जाएगा कि भाषा की पाठ्य पुस्तक। चलिए 134 नंबर का प्रश्न। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? कि वे भारतीय भाषाओं की खाली स्थान को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को खाली स्थान की दृष्टि से देखें। बोलिए, तो भाषा शिक्षक के लिए क्या जरूरी है? कि वे भारतीय भाषाओं को खाली स्थान को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को खाली स्थान की दृष्टि से देखें। फटाफट से उत्तर दीजिए। तो भैया वे भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें, है ना? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही हो जाएगा कि भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। ठीक है ना? अगर एक शिक्षक ही भारतीय भाषाओं को जटिलता की दृष्टि से स्वीकार करने लग गया तो फिर क्या होगा? विषमता से स्वीकार करेगा। तो ये सभी ऑप्शन ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही हो जाएगा। चूंकि व्याख्या कराई जा सकती है, लेकिन वैसे भी एक प्रैक्टिस सेट यदि अपन 30 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो 30-40 मिनट कम से कम लगते हैं और इससे ज्यादा समय अभी विद्यार्थियों के पास भी नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा लगाने की तैयारी अभी हमें करनी है। चलिए, अब एक पैराग्राफ आपको दिया जा रहा है, उस पैराग्राफ को हम पहले पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर होते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। किस पर? न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक किस प्रकार के हैं? खुले और सच्चे हैं, अर्थात वे उन सभी बातों पर बात करने के लिए तैयार रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते तथा बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। हालांकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है, इसलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज्यादा बात नहीं कर सकते और जब करते भी हैं तब वे जो चाहते हैं वह बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात तो यह है कि उनमें कूट कूट कर यह भराया जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यही वे बातें हैं जिनमें बच्चों की सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से वे महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। तो कुल मिलाकर के इसमें बताया गया है कि जो न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक हैं वे बच्चों से खुलकर के बात करने को तैयार होते हैं, बच्चों की बातें सुनने को तैयार होते हैं, उनके विचार सुनने को तैयार होते हैं। और अमेरिका के बारे में तथ्य बताया
कि 90% अमेरिका के शिक्षक अभी भी बच्चों से दूरी बना करके रखते हैं और विवादास्पद विषयों को उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है। और इसके अलावा यह भी बात कही गई कि जो बच्चे हैं वे इस दुनिया के अच्छे बुरे के फर्क को नहीं जानते, वे तो बस इस दुनिया में आना चाहते हैं। चलिए अब इसी के प्रश्नों को आपके सामने रखते हैं। 136 नंबर का प्रश्न, न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं। इसमें खुले का अर्थ क्या है? क्या न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, इसमें खुले का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 बहुत खुले स्थान में रहना, ऑप्शन 2 बिना दुराव छिपाव के बात करना, ऑप्शन 3 व्यापक रूप से सोचने वाले, या ऑप्शन 4 खुले तौर पर काम करने वाले। बोलिए, बहुत खुले स्थान में रहना, बिना दुराव छिपाव की बात करना, व्यापक रूप से सोचने वाले, या खुले तौर पर काम करने वाले। बोलिए क्या सही हो सकता है? तो 136 का 2 सही हो जाएगा। बिना दुराव छिपाव की बात करना माने जो भी है वैसी स्थिति बिल्कुल सामने रखना, इस हिसाब के वो शिक्षक हैं। तो खुले शब्द का अर्थ क्या होगा? बिना दुराव छिपाव के बात करना। 137वां प्रश्न, अब देखिए अमेरिकी शिक्षकों के बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी अभी इस पैराग्राफ में। तो अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है? ऑप्शन 1 वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात करते हैं, ऑप्शन 2 वे बच्चों को सभी तरह की बात करने देते हैं, ऑप्शन 3 वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते, ऑप्शन 4 वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं। बोलिए क्या सही होगा? कौन सी बात सही है? तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते। क्या पढ़ा था ना हमने? वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात करने को तैयार नहीं होते। तो वास्तव में तो हिंदी का पेपर बहुत सरल आता है। आप थोड़ा सा अपने ब्रेन का यूज करेंगे, अब निश्चित रूप से इसमें 28 नंबर आसानी से लेकर के आ सकते हैं। 138 नंबर का प्रश्न, शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि ऑप्शन 1 वे यह स्वीकार करें कि वे अज्ञानी हैं, ऑप्शन 2 वे यह स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं, ऑप्शन 3 वे यह स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, और ऑप्शन 4 वे यह स्वीकार न करें कि वे शिक्षक हैं। बोलिए, तो शिक्षकों को शिक्षकों को प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाता है? बोलिए, कि वे यह स्वीकार नहीं करें कि उन्हें किसी विषय का ज्ञान नहीं है। ठीक है ना? चलिए, ये तो कभी शिक्षक स्वीकार करेगा नहीं कि वे अज्ञानी हैं। वे यह स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं, और वे यह स्वीकार नहीं करें कि वे शिक्षक हैं। तो आपका ऑप्शन 3 सही होगा कि वे यह स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। चलिए 139वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों की सबसे ज्यादा जिज्ञासा किस बात में है? ऑप्शन 1 शिक्षकों के निजी जीवन में, ऑप्शन 2 शिक्षकों की अज्ञानता में, ऑप्शन 3 शिक्षकों के प्रशिक्षण में, या ऑप्शन 4 शिक्षकों की उलझनों में। बोलिए, बच्चों की सबसे ज्यादा जिज्ञासा किस बात में है? तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि शिक्षकों के निजी जीवन में बच्चों की सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है। चलिए 140 नंबर का प्रश्न, पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? किसके बारे में? पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज्यादा बात नहीं कर सकते, ऑप्शन 2 पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज्यादा बात कर सकते हैं, ऑप्शन 3 पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते, या ऑप्शन 4 पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते।
ऑप्शन को पढ़ने से पहले एक बार आप ऊपर ध्यान देना कि नहीं पूछा है। मैं फिर आपको इस बात को कह रहा हूं कि यदि आप पेपर देने बैठते हैं तो आप सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार करें, ठीक है ना। तो यहां पर हमसे पूछ रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है, बोलिए। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज्यादा बात नहीं कर सकते, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज्यादा बात कर सकते हैं, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते, या फिर पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते। कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो आपका दूसरे नंबर का विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज्यादा बात कर सकते हैं। किसमें? पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज्यादा बात कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 141 नंबर का प्रश्न, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, वाक्य से क्या तात्पर्य है? पैराग्राफ में बिल्कुल सबसे शुरुआत में ये बात आई थी, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, वाक्य से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन 1, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है। ऑप्शन 2, बच्चों को दुनिया से प्रेम है। ऑप्शन 3, बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं है। या ऑप्शन 4, बच्चे लड़ाई नहीं करते। बोलिए। तो बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, इस वाक्य का तात्पर्य है कि बच्चों को दुनिया से प्रेम है। क्या? बच्चों को दुनिया से प्रेम है। चलिए 142 नंबर, विचार शब्द में एक प्रत्यय लगने से खाली स्थान शब्द बनेगा। किसमें? विचार शब्द में एक प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन 1 वैचारिक, ऑप्शन 2 विचारिक, ऑप्शन 3 वैचारिक, या ऑप्शन 4 विचारिक। बोलिए। विचार शब्द में एक प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनेगा? वैचारिक, विचारिक, वैचारिक, या विचारिक। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा कि विचार शब्द में एक प्रत्यय लगने से वैचारिक रूप बन जाएगा। चलिए 143 नंबर का प्रश्न, 143 नंबर का प्रश्न, ईमानदारी शब्द है, क्या है? ऑप्शन 1 भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन 3 समूहवाचक संज्ञा, या ऑप्शन 4 जातिवाचक संज्ञा। बोलिए, ईमानदारी शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, या फिर जातिवाचक संज्ञा? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 ईमानदारी शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए अब आ रहे हैं अपने पास फिर से एक अनुच्छेद आ रहा है, बड़ी तसल्ली के साथ पढ़ते हैं। चलिए, हाँ, हेम्बल घाटी के गांव वासियों ने, कहाँ के गांव वासियों ने? हेम्बल घाटी के गांव वासियों ने चीड़ के पेड़ों के हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले। घास या चारा लेने जा रही महिलाओं ने इन पेड़ों से लीसा टपकाने के लिए लगाए गए लोहे निकाल दिए व उनके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी कर दी। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन भी किया। आरंभ से ही लगा कि वृक्ष बचाने में महिलाएं आगे आएंगी। वन कटने का सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें और दूर जाना पड़ता है। कठिन स्थानों से घास या चारा एकत्र करने पर कई बार उन्हें बहुत चोट लग जाती है। वैसे भी पहाड़ी रास्तों पर घास चारे का बोझ लेकर 5 से 10 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा चलना बहुत कठिन हो जाता है। इस आंदोलन की बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंची तो उन्हें लीसा प्राप्त करने के तौर तरीकों की जांच करवानी पड़ी। जांच से स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ है। इन अनुचित तरीकों पर रोक लगी। चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला
एक नया जीवन मिला। पर तभी खबर मिली कि इस इलाके के बहुत से पेड़ों को कटाई के लिए नीलाम किया जा रहा है। लोगों ने पहले तो अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि जहां पहले से ही घास चारे का संकट है, वहां और व्यापारिक कटान न किया जाए। जब अधिकारियों ने गांव वासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्र नगर में नीलामी की घोषणा कर दी, तो गांव वासी जुलूस बनाकर वहां नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए। वहां एकत्र ठेकेदारों से हेम्बल घाटी की महिलाओं ने कहा, आप इन पेड़ों को काटकर हमारी रोजी रोटी मत छीनो। पेड़ कटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी, पर कुछ अन्य ठेकेदारों अद्वानी और सलेत के जंगल खरीद लिए। बोलिए, अब आपने इस श्लोक को, इसको अनुच्छेद को पढ़ा होगा, इस पैराग्राफ को, उसी से संबंधित प्रश्न आपके सामने रखे जा रहे हैं। 144 नंबर का प्रश्न, हेम्बल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए? ऑप्शन 1 देवदार, ऑप्शन 2 चीड़, ऑप्शन 3 पीपल या ऑप्शन 4 आम। बोलिए, तो भैया चीड़ के वृक्षों की सेफ्टी के लिए इनके विरुद्ध जुलूस निकाले गए, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, चीड़। चलिए 145 नंबर का प्रश्न, महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया? महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया? ऑप्शन 1 यह उस घाटी की रस्म थी, ऑप्शन 2 पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए, ऑप्शन 3 उनकी मरहम पट्टी करने के लिए, या ऑप्शन 4 पेड़ों को बचाने के लिए। तो महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया था? ऑप्शन 4 पेड़ों को बचाने के लिए। किस लिए किया था? पेड़ों को बचाने के लिए महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन किया था। 146 नंबर का प्रश्न, वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है? ऑप्शन 1 केवल उन्हें ही वन से प्रेम था, ऑप्शन 2 उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, ऑप्शन 3 उन्हें वनों की घनी छाया नहीं मिलती, या ऑप्शन 4 उन्हें वनों से लीसा नहीं मिलता। बोलिए, वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है? तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उन्हें चारा लाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। चलिए 147 नंबर का प्रश्न, चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था? ऑप्शन 1 बहुत ऊंचे अधिकारियों से, ऑप्शन 2 अधिक घास चारा लाने से, ऑप्शन 3 बहुत अधिक लीसा निकालने से, या ऑप्शन 4 कुछ ठेकेदारों से। बोलिए, चीड़ के वृक्षों को सबसे ज्यादा नुकसान किससे हो रहा था? बहुत अधिक लीसा निकालने से। किससे? बहुत अधिक लीसा निकालने से। 148 नंबर का प्रश्न, पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? ऑप्शन 1 बाढ़ और लकड़ी का, ऑप्शन 2 भूस्खलन और बाढ़ का, ऑप्शन 3 भूस्खलन और लकड़ी का, या ऑप्शन 4 लकड़ी और चारे का। बोलिए, पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? तो भूस्खलन और बाढ़ का खतरा पेड़ों के कटने से बढ़ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। 149 नंबर का प्रश्न, रोजी रोटी शब्द है, ऑप्शन 1 संज्ञा, 2 सर्वनाम, 3 विशेषण, या 4 शब्द युगम यानी कि शब्दों का जोड़ा। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा कि रोजी रोटी यह एक शब्द युग्म है। और आखिरी प्रश्न 150 नंबर का, कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी, इस वाक्य में निपात क्या है? ऑप्शन 1 कुछ, 2 ने, 3 तो, 4 वह। बोलिए, कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी, इस वाक्य में निपात क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही हो जाएगा। तो इस वाक्य में एक निपात है। इस प्रकार से अभी हमने हमारे
सीटेट के पेपर 1 के लिए और दूसरे पेपर के लिए भी जो उपयोगी हो सकता है। ऐसे हिंदी भाषा के सीटेट के प्रश्नों का अभ्यास अभी हमने पेडागोजी सहित किया और आज हमने 2 क्लासें इस विषय के ऊपर ली। अगले वीडियो में फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।